तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, चैप्टर नंबर 7। तो इसमें जो हमने पढ़ना है, इसमें टॉपिक आएंगे हमारे पास एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू और सर्किट में रेजिस्टर पर, कैपेसिटर पर और इंडक्टर पर किस तरह से प्रत्यावर्ती धारा काम करती है। और एक और मुख्य टॉपिक आएगा जिसे कहते हैं हम शक्ति, पावर। ठीक है, डेरिवेशन बेस्ड चैप्टर है, डेरिवेशन है, मैथमेटिकल पोर्शन है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है वो है एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू, यानी कि औसत मान। अब औसत मान से पहले हम चलते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। धारा दो प्रकार की होती है। एक धारा होती है डायरेक्ट करंट डीसी और एक होती है एसी। डीसी डायरेक्ट करंट हिंदी में कहते हैं दिष्ट धारा, और एसी अल्टरनेटिंग करंट और हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो डायरेक्ट करंट, अब इसको एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि हमारे पास करंट है I = 6 एम्पियर। एक धारा है 6 एम्पियर की और एक धारा मैंने ये लिखी I = I0 sin ओमेगा t। अब इन दो धाराओं को देखते हैं। इस धारा में देखो कि इसमें जो करंट है वो करंट है 6 एम्पियर की। तो 6 एम्पियर है, अभी भी 6 एम्पियर रहेगा, थोड़ी देर बाद भी चेक करूंगा तो 6 एम्पियर रहेगा। तो यानी कि ये कभी भी चेंज नहीं होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन ये जो करंट है I = I0 sin ओमेगा t, ये समय पर डिपेंड कर रही है, समय के मान पर डिपेंड कर रही है, टाइम पर डिपेंड कर रही है। टाइम अगर 1 सेकंड होगा तो इसकी वैल्यू अलग आएगी, टाइम अगर 2 सेकंड होगा तो इसकी वैल्यू अलग आएगी। तो इस तरह से इसकी वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। तो समय के साथ धारा के मान में परिवर्तन जब होता है तो उसे हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा। तो इसी प्रत्यावर्ती धारा के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब सभी जितने भी हमारे अप्लायंसेस होते हैं, जितने भी हम घर पे इस्तेमाल करते हैं, फ्रिज, पंखा वगैरह जितने भी हम इस्तेमाल हो रहा है, उन सब में प्रत्यावर्ती धारा चलती है। प्रत्यावर्ती धारा जो कि परिवर्तित हो रही है। परिवर्तन कैसे, इसको अगर हम ग्राफ के आधार पर शो करें तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है। ये ग्राफ बन जाएगा, इसके पूरा एक चक्र हो गया, शून्य से स्टार्ट हुआ, आधे चक्र पर आया और ये पूरा इसका टी टाइम तक हो गया। यानी शून्य से शुरू किया, ये इसके शिखर मान अधिकतम मान तक पहुंचा, अधिकतम मान पहुंचने के बाद ये फिर शून्य पर आया और फिर नेगेटिव फेज में, ये नेगेटिव में जाकर फिर शिखर मान पर आकर फिर ये अपने को क्या करता है, पुनरावृत्ति करता है। तो इस तरह की करंट है हमारे पास कि कभी जीरो होगा, कभी मैक्सिमम होगा, फिर जीरो होगा। तो अगर ऐसी करंट हमारे पास आ रही है तो इस करंट से किस तरह से हमारे अप्लायंसेस काम करते हैं, कैसे हम इस वैल्यू को लेंगे I = I0 sin ओमेगा t। तो इसके लिए हमारे पास होता है औसत मान, एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू। हम क्या करते हैं कि इस वैल्यू के किसी वैल्यू से तुलना कर देते हैं। फिजिक्स हमारी जितनी भी चलती है वो सब किस पर चलती है, तुलना के कॉन्सेप्ट पे। इसको इस तरह से समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे पास प्रेस है आयरन, या हम इस तरह से ले सकते हैं कि पानी गर्म हो रहा है, पानी गर्म करते हैं, हीटर में पानी गर्म किया, एक बार उसको एसी दिया और एक बार डीसी दिया। अब एसी ने आधा घंटा लिया और आधे घंटे में हमने एसी में जितना वर्क किया, अभी वर्क कभी कम ज़्यादा करते 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 ये जो पानी है इसमें, वो पानी क्या हो गया, उबल गया। अब उसी पानी को लिया, उतनी ही क्वांटिटी का पानी लिया, लेकिन इस बार एसी ना लेकर हमने क्या ले लिया, डीसी ले लिया। तो जब हमने डीसी दी तो डीसी की सपोज 7 एम्पियर की करंट पर डीसी ने आधे घंटे में ही उसको क्या कर दिया था, उतना ही गर्म कर दिया जितना अल्टरनेटिंग करंट ने किया। अब क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा जो थी, प्रत्यावर्ती धारा का पता ही नहीं चल रहा था कब उसको लेकिन डीसी तो हमें फिक्स हो गया कि 7 एम्पियर की करंट को उतना ही बॉयल कर रहा है उस पानी को जितना कि ये एसी कर रहा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्रत्यावर्ती धारा की तुलना कर सकते हैं किससे, इस स्टेडी मान से, इस डीसी मान से। यानी कि वो जो प्रत्यावर्ती धारा का जो मान 7 एम्पियर का मान है, वो 7 एम्पियर का मान हमारा क्या है, औसत मान है। लेकिन इस औसत मान को अगर हम गणितीय रूप में देखें तो हमारे पास क्या होगा कि इसमें इतनी वैल्यू तक ये पॉजिटिव रहेगा, इतनी वैल्यू तक ये नेगेटिव रहेगा। तो अगर हम इसका औसत निकालते हैं, औसत कैसे निकालते हैं, सबको दो वैल्यू मेरे पास है, N1
और n2, तो n1 प्लस n2 अपॉन 2 कर देते हैं, इस तरह से औसत निकल आता है। तो अब इसमें देखो जितनी इसकी वैल्यू होगी उतनी ही वैल्यू इसकी भी होगी, लेकिन ये पॉजिटिव में होगी, धनात्मक होगी, और ये ऋणात्मक होगी। तो अगर एक वैल्यू पॉजिटिव है और एक वैल्यू नेगेटिव है तो ये वैल्यू दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, 5 - 5 करता हूँ अगर तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये 0 आ जाएगा, तो यानी कि मेरे पास एक संपूर्ण चक्र के लिए टोटल टाइम t के लिए औसत मान जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 0। तो उसको औसत मान को जब हम ज्ञात करते हैं तो उस औसत मान को हम ज्ञात करते हैं किसके लिए, हाफ साइकिल के लिए, यानी कि आधे चक्र के लिए, आधे टाइम के लिए, t हाफ के लिए। तो परिभाषा किस तरह से बनती है, तो चलिए तो परिभाषा पे चलते हैं। एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू, यानी कि औसत मान ज्ञात कर रहे हैं हम प्रत्यावर्ती धारा का। तो परिभाषा मैंने लिखी है, वो लिखी है कि एवरेज वैल्यू इज दैट स्टेडी करंट व्हिच प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एज द अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस्ड इन हाफ साइकिल। कि जो औसत मान हम लेते हैं प्रत्यावर्ती धारा का वो स्टेडी करंट है। हमने तुलना कर दी है किसी एक स्टेडी यानी कि डायरेक्ट एक दिष्ट धारा से, कांस्टेंट करंट, क्योंकि हमारी प्रत्यावर्ती तो परिवर्तित है, हमने उस परिवर्तित को क्या कर दिया, एक समान धारा से क्या कर दिया है, उसका तुलना कर दी है कि अगर हम अल्टरनेटिंग जो एवरेज वैल्यू है उस एवरेज वैल्यू को हमने तुलना की है उस स्टेडी करंट से कि जो उतना ही अमाउंट का चार्ज प्रोड्यूस करेगा, उतना ही आवेश प्रोड्यूस करेगा जितना कि अल्टरनेटिंग करंट अपने हाफ साइकिल में प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू इज दैट स्टेडी करंट व्हिच प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एज द अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस एट इन द हाफ साइकिल। तो अभी हमें नहीं मालूम कि हाफ साइकिल के लिए कितना प्रोड्यूस करता है अल्टरनेटिंग करंट, तो ये हमारी अल्टरनेटिंग करंट है। और अल्टरनेटिंग करंट को हमेशा करंट को जो है वो I = I0 साइन ओमेगा टी, किसी भी समय पर, किसी इंस्टेंटेनियस टाइम पे, किसी क्षण पर अगर हम प्रत्यावर्ती धारा को इंगित करें तो वो होता है I = I0 साइन ओमेगा टी। तो इसमें t बदलता रहेगा जिसके आधार पर हमारा I भी क्या होता है, बदलता रहेगा। इसको अगर मैं ग्राफ के माध्यम से दिखाऊं तो ये एक वैल्यू हो गई t1 टाइम पर, यहाँ पर t2 टाइम पर दूसरी वैल्यू हो गई। इसी तरह से ये वैल्यू परिवर्तित होती जाएगी, एक बार शिखर मान पर आएगी और उसके बाद फिर ये वैल्यू नीचे आती जाएगी। तो इसका हमने औसत निकाला और ये इसका आधा चक्र हो गया, हाफ साइकिल। तो इस हाफ साइकिल के लिए कितना, पहले तो ये निकालेंगे कि हाफ साइकिल में अल्टरनेटिंग करंट कितना चार्ज प्रोड्यूस करता है। तो चार्ज आवेश को हम प्रदर्शित करते हैं Q से, और ये हमारे पास साइकिल है हाफ साइकिल के लिए। तो जैसे पहले आपको मालूम है कि जब बड़ी चीज़ को दर्शाते हैं तो हमें क्या करना होता है, उसके छोटे छोटे पार्ट को दर्शाना है। तो उस छोटे से पार्ट को दिखाने के लिए अगर हम एक dq पार्ट यानी कि एक आवेश का छोटा सा भाग इस पार्ट के लिए और कितने टाइम के लिए, dt पार्ट के लिए, उसमें से कितनी धारा I, तो हमारे पास सूत्र होता है Q = I t। तो dq जो स्मॉल करंट चार्ज बनेगा वो बन जाएगा I dt। और हमें तो लाना है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके t हाफ तक। तो छोटी चीज़ से जब बड़ा करते हैं हम तो क्या करते हैं, समाकलन कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन करने पर और इंटीग्रेशन करने पर क्या मिलेगा, ऑन इंटीग्रेटिंग dq तो हो जाएगा हमारे पास q, I dt का समाकलन हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके आधे चक्र तक, t हाफ तक। तो q = 0 to t, और I हमारे पास I क्या है, प्रत्यावर्ती धारा है, और प्रत्यावर्ती धारा को प्रदर्शित करते हैं इस सूत्र से। तो I = I0 साइन ओमेगा t। I0 जो है इसमें शिखर मान है धारा का, जो कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो I0 साइन ओमेगा t, कहीं पर अब जस्ट 11th में पढ़ा होता है हमने आयाम, तो वो आयाम ही इस तरह से ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ पर एक करंट के लिए है तो इसको शिखर मान कहते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो Q = कांस्टेंट टर्म बाहर आ गई, I0 0 से t साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस ओमेगा t अपॉन ओमेगा, और ये क्योंकि इंटीग्रेट कर दिया है तो लिमिट यूज़ कर लेंगे, और लिमिट हमने यूज़ कर ली 0 to t/2। तो Q = I0 ओमेगा आ गया बाहर, आपके पास हो गया माइनस कॉस ओमेगा t, तो माइनस कॉस ओमेगा t, t की जगह आ गया कैपिटल T/2, और फिर माइनस भी बाहर आ जाता है, माइनस कॉस, और t की जगह इस बार आ जाएगा
0। इंटीग्रेशन हो गया हमारे पास, इसको आगे बढ़ाते हैं। Q इज इक्वल टू आई नॉट ओमेगा। ओमेगा हमारे पास होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी। 11th में पढ़ा है सबने। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी, तो ओमेगा की जगह हमने लिख दिया 2 पाई ओवर टी, माइनस साइन भी साथ में है, इक्वल टू माइनस साइन लगा लेते हैं, माइनस कॉस ओमेगा टी। तो ये कॉस ओमेगा की जगह 2 पाई ओवर टी लिखा, ये है टी हाफ माइनस कॉस जीरो। कॉस जीरो होता है माइनस कॉस जीरो इज 1, तो ये माइनस 1 हो गया। Q इज इक्वल टू टी ऊपर चला जाएगा तो टी आई नॉट अपॉन 2 पाई, और यहाँ हो गया टी से टी कैंसिल, कॉस 2 से 2 कैंसिल, कॉस पाई इज -1 और ये है -1। तो -1 हो गया आपके पास -2, तो Q इज इक्वल टू एक माइनस बाहर है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो टी आई नॉट अपॉन 2 पाई इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो एक प्रत्यावर्ती धारा ने अपनी हाफ साइकिल में हमने गणित के माध्यम से ये ज्ञात कर लिया है कि वो कितना चार्ज प्रोड्यूस करता है, कितना आवेश प्रोड्यूस करता है। Q इज इक्वल टू टी आई नॉट अपॉन पाई। तो ये तो हो गया किसके आधार पर, गणितीय आधार पर, केसी है। और हमने इस हाफ साइकिल को तुलना करनी है किससे, उस एवरेज वैल्यू से, यानी कि एवरेज वैल्यू जो हम जिसे ले रहे हैं वो एवरेज वैल्यू भी उतने ही आवेश को क्या करेगी, उत्पन्न करेगी। तो सपोज कि वो वैल्यू है हमारी आई एवरेज को ए, लेट आई एवरेज बी द वैल्यू ऑफ एवरेज करंट। एवरेज करंट की वैल्यू अगर हमारे पास आई एवरेज होती तो वो कितना चार्ज प्रोड्यूस करेगी, वो प्रोड्यूस करेगी Q इज इक्वल टू, सूत्र है Q इज इक्वल टू आई टी। आई कौन सा आई होगा, एवरेज वैल्यू का, तो आई एवरेज इनटू कितने टाइम में, इसने भी वही हाफ साइकिल का टाइम लेना है, यानी कि हाफ टाइम लेना है, तो टी हाफ, ये हमारे पास समीकरण दूसरा और ये समीकरण पहला। तो परिभाषा कहती है कि दोनों ही आवेश क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम पहले और दूसरे समीकरण को क्या कर लेंगे, पहले और दूसरे समीकरण को हम तुलना कर लेंगे, बराबर ले लेंगे परिभाषा के आधार पर। तो ये हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे समीकरण से हमारे पास हो जाएगा आई एवरेज गुणा गए टी बाई 2 बराबर टी आई नॉट बटे पाई। तो टी से टी कैंसिल हो गया, हमें ज्ञात करना था एवरेज वैल्यू, औसत मान, तो आई एवरेज इज इक्वल टू 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया 2 आई नॉट अपॉन पाई। तो ये हमारे पास औसत मान का सूत्र हो गया, आई एवरेज इज इक्वल टू 2 आई नॉट अपॉन पाई। तो अगर हम पाई की वैल्यू रख लें, सबको मालूम है पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू रखें अगर इसमें वैल्यू, तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आता है कि आई एवरेज जो है, औसत मान जो है वो आ जाता है हमारे पास 0.637 ऑफ आई नॉट, या हम कहें आई एवरेज इज इक्वल टू 63.7% ऑफ आई नॉट। कि हमारे जो औसत मान हम लेते हैं वो औसत मान हम कितना लेते हैं, 63.7, किसका, इसके शिखर मान का। प्रत्यावर्ती धारा तो क्या कर रही थी, कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा, इस तरह से ये वैल्यू कम ज़्यादा होती रहेगी, लेकिन हमने इसको क्या कर दिया, एक स्टेडी वैल्यू के साथ समांतर उसको ले लिया है, जिसको हम औसत मान कह रहे हैं, और वो औसत मान हमारे पास कितना है, आई एवरेज इक्वल टू 63.7 आई नॉट। तो ये हमारे पास इस तरह से औसत मान के लिए डेरिवेशन है, पहला डेरिवेशन हो गया है। इसके बाद हमारे पास डेरिवेशन आएगा, वो डेरिवेशन होगा आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। आरएमएस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसे करेंगे हम नेक्स्ट